लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के की इश्यूज़ के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कुछ की आइडियाज़ के बारे में। इस साइकोलॉजी के पर्टिकुलर फिनोमेना से जुड़ने से पहले कुछ आइडियाज़ हमेशा इमर्ज होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ही 5 मेजर आइडियाज़ हैं। पहला है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डेटा को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सप्लेनेटरी थ्योरी की ज़रूरत होती है, लेकिन थ्योरीज एम्पेरिकल डेटा के बिना खाली होते हैं। दूसरा, कॉग्निशन जनरली एडेप्टिव होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंस्टांसेस में ऐसा नहीं होता। तीसरा, कॉग्निटिव प्रोसेसेस एक दूसरे से और नॉन कॉग्निशन प्रोसेसेस से इंटरेक्ट करते हैं। चौथा, कॉग्निशन को अलग अलग स्पेसिफिक मेथड्स के थ्रू स्टडी किया जाना चाहिए। पांचवा, बेसिक रिसर्च इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी से एप्लीकेशंस डेवलप हो सकते हैं और अप्लाइड रिसर्च से बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये थे कुछ की आइडियाज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। अब हम इन की आइडियाज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर मेटाफोर एंड ह्यूमन कॉग्निशन। इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स और ह्यूमन कॉग्निशन के बीच क्या कोरिलेशन है और कैसे कंप्यूटर मेटाफोर ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया है। पास्कल, डेस्कार्टिस और बहुत सारे लोग सदियों पहले कंप्यूटिंग मशीन के सपने देखते थे, लेकिन प्रैक्टिकल मशीन्स का इन्वेंशन तब हुआ जब हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर मोर देन 50 ईयर्स अगो डेवलप हुए थे। ये मशीन्स जल्दी ही पॉपुलर हुए और अब इनका यूज़ प्रैक्टिकली सारे एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ में होते हैं। इनिशियली इन डिवाइसेस को एक अच्छा नंबर क्रंचर माना जाता था जो बहुत से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था और ह्यूमन से काफ़ी कम टाइम में परफॉर्म कर सकता था। लेकिन जल्दी ही ये पता चला कि ये मशीन्स ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स जो अच्छे से काम कर सकते हैं, जैसे कि हाई स्पीड मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म और रूल गवर्न लॉजिक फॉलो करना, वो ह्यूमन कंपैरेटिवली थोड़े कम इफ़ेक्टिव तरीके से करते हैं। और जो ह्यूमन अच्छे से करते हैं, जैसे जनरलाइजेशंस फॉर्म करना, इन्फरेंसेस निकालना, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को अंडरस्टैंड करना या इमोशंस को समझना, कंप्यूटर उसमें काफ़ी कम या बिल्कुल फेल है। डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम, अ सेकेंड जनरेशन ऑफ कॉग्निटिव कंप्यूटर साइंटिस्ट आर वर्किंग, जो ब्रेन जैसे दिखते हैं। इन न्यू कंप्यूटर्स को न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं और ये अर्लियर वर्जन से ज़्यादा ह्यूमन की तरह काम करते हैं। ये जनरलाइजेशंस को समझ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनमें मैथ की स्पीड कम है और विटलेस मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन अभी तक इनमें इमोशंस नहीं है, फिर भी ये सक्सेस का मार्क है। अब हमें पता है कि कंप्यूटर्स और ब्रेन के इंटरनल वर्किंग में फंडामेंटल डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर मेटाफोर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डेवलपमेंट पर प्रोफाउंड और जनरली पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव साइंस के बारे में। इसमें कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी जैसे 3 शक्तिशाली या महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विकास के क्षेत्रों से मिलकर एक नया विज्ञान बनता है। इन ब्रांचेस के बीच की सीमाएं कभी कभी स्पष्ट नहीं होते हैं, यानी कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट न्यूरो साइंस के करीब होते हैं तो कुछ कंप्यूटर साइंस के। लेकिन एक बात साफ है, इंसान की सोच के विज्ञान में बड़ी बदलाव आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ब्रेन साइंसेज में बड़े बदलाव आ रहे हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंसान के मानसिक गुणों के प्रकाश डालने वाली नेद्रियों और कंप्यूटर साइंस के हाल ही में किए गए खुलासे का पूरा फ़ायदा लिया जा रहा है। तो ये थे कुछ जानकारी कॉग्निटिव साइंस के बारे में। अब हम बात करते हैं न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अर्ली स्टेजेस में न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी को काफ़ी कम अटेंशन दिया जाता था। ज़्यादातर अर्ली इन्फॉर्मेशन ऑन द ब्रेन और उसके फंक्शंस वार्स और एक्सीडेंट में हेड ट्रॉमा के कारण आया था। न्यूरोलॉजिस्ट के सेंट्रल इशू ये थे कि क्या ब्रेन एक होलिस्टिक ऑर्गन है जिसके ऑपरेशन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हर हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट है, या क्या एक्टिविटीज़ लोकलाइज्ड होते हैं और स्पेसिफिक रीजन से जुड़े होते हैं। क्या किसी स्पेसिफिक एक्ट को लर्न करना एक लोकलाइज्ड एरिया में होता है या लर्निंग काफ़ी सारे ब्रेन के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इन साइंटिस्ट में से जो इन इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कार्ल लासले, सबसे प्रोमिनेंट थे। हाल ही में न्यूरोसाइंस फील्ड में प्रोग्रेस किया गया है जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स और उसके पेरिफेरल कंपोनेंट के साथ साथ फंक्शनल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करता है।
21st सेंचुरी के शुरुआत के साथ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए पोइज्ड लग रही थी। परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग के ट्रेडिशनल टॉपिक्स और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के मेथड्स कॉग्निटिव थीम्स के सेंट्रल होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, न्यूरो कॉग्निटिव इमेजरी का यूज़ कॉग्निटिव फंक्शन इन्वेस्टिगेट करने के मेजर मीन्स में से एक होने का प्रॉमिस कर रहा है। न्यूरो कॉग्निटिव टेक्निक्स जो कि पास्ट सेवरल डेकेड्स में काफ़ी रैपिडली डेवलप हो रहा है, हमें ब्रेन के अंदर और उसके प्रोसेसेस को डीपर और क्लियरली देखने की प्रॉमिस देते हैं और ब्रेन कॉग्निशन का इंजन माना जाता है। वर्चुअली एवरी एरिया ऑफ कॉग्निशन को न्यूरो कॉग्निटिव टेक्निक्स के साथ इन्वेस्टिगेट किया गया है। एमआरआई, पेट और ईईजी जैसे टेक्निक्स कॉग्निशन के स्ट्रक्चर्स के साथ साथ उसके प्रोसेसेस भी शो करते हैं और काफ़ी इंस्टांसेस में रिजल्ट्स रिमार्केबल हुए हैं, जबकि इस ट्रेंड को आगे भी बढ़ने की संभावना है। इस बात को मानने की ज़रूरत है कि कॉग्निशन के सेंट्रल थीम्स को रिकॉग्नाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये था न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आइडियाज़ कौन कौन से हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।